देखिए सरगम, महंगाई बहुत है और महंगाई के दौर में कहीं से थोड़ी सी भी राहत मिल जाए तो आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल सुबह सुबह एक रात भरी खबर निकलकर सामने आई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 115 रुपए की कटौती की गई है। नई कच्चे तेल के दाम में कटौती के बाद आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल के दाम में भी कटौती की संभावनाएं लगातार बढ़ गई हैं। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है, कोई राहत नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दामों में और भी कमी आने की संभावना जताई जा रही है। जाहिर सी बात है, इस वक्त आम आदमी को ऐसी खबरों का इंतजार रहता है, तो ये शानदार खबर सबसे पहले। चलिए अब आपको बताते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी के बाद अब देश के महानगरों में सिलेंडर के दाम कितने हो गए हैं। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहां 19 किलो के इंडेन एलपीजी सिलेंडर की जो नई कीमत है अब 1,744 रुपए हो गई है, जो पहले 1,859.5 रुपए थी। बात मुंबई की करें तो मुंबई में जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 1,844 में मिलता था, जो अब 1,689 रुपए में मिलेगा। अब आगे बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1,893 रुपए है, जिसके लिए पहले 2,009.50 रुपए देने पड़ते थे। वहीं कोलकाता में अब कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो 1,840 रुपए होंगे, जो पहले 1,995.50 रुपए का था। देखिए, आज आरबीआई की डिजिटल करेंसी हकीकत बनने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आज डिजिटल रुपया का पहला पायलट परीक्षण करने के लिए तैयार है। ये पायलट परीक्षण जो है स्पेशल यूजर्स ग्रुप के बीच चुनिंदा स्थानों में किया जाएगा। इसमें ग्राहक और कारोबारी शामिल होंगे। क्या डिजिटल रुपया है, ये पूरा जो मसला क्या है और ये कैसे अर्थव्यवस्था के लिए शुभ साबित होगा, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देश के लिए खुशखबरी। कैश रखने की जरूरत नहीं। आज से भारत का अपना डिजिटल रुपया। जेब में अब भारी भरकम कैश रखने की टेंशन को कहिए बाय बाय, क्योंकि आज से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पहला पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल रुपया लॉन्च हो रहा है। इसका इस्तेमाल सरकारी सिक्योरिटी के लेन देन में होगा। ये सिर्फ थोक कारोबार के लिए होगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल होंगे। डिजिटल करेंसी क्या है? दरअसल डिजिटल करेंसी मुद्रा का ही एक रूप है, जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही उपलब्ध होती है। इसे डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या साइबर कैश भी कहा जाता है। डिजिटल करेंसी 3 प्रकार की होती है। पहला, क्रिप्टो करेंसी। ये डिजिटल करेंसी है जो नेटवर्क के लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। इस पर किसी भी देश के सरकार का नियंत्रण नहीं होता। बिटकॉइन और इथेरियम इसके उदाहरण हैं। दूसरा, वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी डेवलपर या प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों से मिलकर एक संगठन द्वारा नियंत्रित अनियमित डिजिटल करेंसी है। तीसरा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। किसी देश में सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की जाती है। आरबीआई ने इस करेंसी को ही जारी करने की बात कही है। मतलब साफ है, देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको अपना कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। इसे आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे और इस डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन पर पूरी तरह से रिजर्व बैंक का नियंत्रण होगा। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लेन देन की लागत कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, डिजिटल करेंसी क्या है ये तो हमने अपने दर्शकों को समझा दिया, लेकिन वैभव ऐसे में सवाल ये है कि अब तक इस डिजिटल रुपए का इतना इंतजार क्यों किया जा रहा था और ये कैसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होने जा रहा है, तो इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास डिजिटल रुपया है तो आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही डिजिटल रुपए को मोबाइल वॉलेट में रखा जा सकेगा
ये भी इस करेंसी की सबसे ज्यादा खास बात है वैभव। बिल्कुल सरगम, और ये नहीं आपको बता दें, डिजिटल रुपए के सर्कुलेशन पर पूरी तरीके से रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहेगा, जैसा कि उनका प्लान था। डिजिटल रुपए के प्रचलन के बाद बिजनेस के लिए लेन देन की लागत अब कम हो जाएगी, बड़ा फायदा। बिल्कुल, सरकार यूपीआई आईडी और बार कोड से पेमेंट में इजाफे से काफी ज्यादा उत्साहित भी है, क्योंकि अभी डिजिटल रुपया चुनिंदा यूजर्स के लिए ही लॉन्च किया जा रहा है, और जब ये लॉन्च हो जाएगा मुझे लगता है कि जो दर्शक इसे देख रहे हैं उनके लिए इससे खुशखबरी और कुछ हो नहीं सकती है। बिल्कुल, जब क्रिप्टो करेंसी की बात होती थी तो सरकार काफी लंबे समय से इसका विचार कर रही थी, और तभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हिंदुस्तान की खुद की एक करेंसी होगी। बात कुछ और खबर की होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी पहुंच रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री पुल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों और घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले सोमवार को गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री मोदी मोरबी हादसे का जिक्र करते हुए भावुक नजर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने बहुत कम बार इतनी पीड़ा महसूस की है। इससे पहले केवड़िया में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। वहीं देखिए, मोरबी में हुए हादसे के बाद अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ही जा रहा है कि पुलिस ने 9 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। किन कारणों से इतनी बड़ी घटना हो गई, किन लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ, इसकी जांच में लगातार एजेंसियां जुटी हुई हैं। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम एक केबल टूटने के बाद वहां कई लोग देवदूत बनकर सामने आए। खासतौर पर आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों ने पूर्व आर्मी मैन के साथ मिलकर कई लोगों की जान बचाई। देखिए इस रिपोर्ट में। रनिंग फास्ट रन करके आए और सीधा इधर हम जो बोलते हैं कि झूलता पुल, उधर से हम टूटा हुआ था, उधर गए और सीधे ही ऊपर ना अपनी जान की परवाह किए बिना हम उधर उतर गए। एक एक चेहरे गौर से देख लीजिए। दौड़ो और जितनी जिंदगियां बचाए जा सकती उसको बचाओ। और मैं और मेरे लड़के जल्दी से यहाँ आए और जो तैरना जानते थे वो सीधा कूद गए, बाकी को बोला रस्सी नीचे फेंको, और मैं और ये जो पुल का टूटा हुआ हिस्सा है वहां से नीचे उतरे। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए शब्द कम पड़ जाएंगे। क्यों, जरा अब इसे समझिए। रविवार शाम गुजरात के मोरबी के मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज के अचानक टूट जाने से अफरा तफरी के माहौल में ये लोग देवदूत बनकर सामने आए। गिरते पुल के बीच इनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, कोई अपना बच जाए, किसी का आशियां न उजड़े, किसी का पिता, किसी की मां, किसी का भाई, किसी की बहन तो किसी का बच्चा बच जाए, कोई किसी से जुदा न हो, बस किसी तरह जिंदगी बच जाए। नीचे से गए और आधे ऊपर से गए। जो लेडीज थी और छोटे छोटे बच्चे थे उसे कंधे पे बिठा के हम ऊपर ले गए। 15 फीट जो ऊपर ये ओरेवा जो कंपनी का वो ऊपर से है ना, उधर ले गए उठा कर, और जो पुरुष है उसे उधर रस्सी बांध कर नीचे से तैर के ले गए। दरअसल ये हौसला और जज्बा यूं ही नहीं आया, क्योंकि देश के लिए मर मिटने का जुनून इनके खून में तेजी से दौड़ रहा है। कई लोगों की जिंदगी बचाने वाले ये युवक सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और जब आंखों के सामने ऐसा मंजर आया तो ये बिना रुके बिना थके जिंदगी को बचाने की मुहिम में जुट गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रेरणा उन्हें आर्मी के रिटायर्ड जवान जिग्नेश लालजी भाई से मिली। आर्मी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे युवाओं को फ्री में फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग देने वाले जिग्नेश भाई ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के पहुंचने से पहले ही कई लोगों को बचा लिया। इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। हमने बचाना शुरू किया तो हमने सबसे पहले बच्चों और औरतों को ऊपर लिया, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। जब तक पूरी की पूरी 100 से 150 लोगों को हमने रिकवर नहीं किया, यहाँ लास्ट
जिंदा आदमी जब ऊपर नहीं आया तब तक मैं और मेरे लड़के नीचे ही थे। मैंने खुद वेरीफाई किया। जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त यहाँ के आसपास के जो स्थानीय थे वो राहत बचाव में जुटे और जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे जो युवक थे वो भी राहत बचाव में जुटे और जो घायलों को अस्पताल तक ले जाने का काम उन्होंने किया। कौशिक कंडेचा। इसी साथ बड़ी खबर आपको दे दें, ऐसी घटना दोबारा ना हो, मोरबी जैसी कोई हादसा उत्तराखंड में ना हो सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही। धामी सरकार ने प्रदेश में पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को बदलने का फैसला कर लिया है। जी हां, पुराने पुलों की जगह अब ज्यादा अधिक क्षमता वाले पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड ने 436 पुराने पुलों की पहचान कर ली है। इनमें से ज्यादातर पुल जो है राज्य के पर्वतीय जिलों में है। पुराने पुलों में केवल 207 पुल स्टेट हाईवे पर मौजूद है। जाहिर सी बात है, भविष्य में कोई पुराना पुल दुर्घटना की वजह से ना बने और इसके लिए उत्तराखंड अलर्ट मोड में नजर आ रही है। और यही सही तरीका है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उसमें एक्शन लें। ये हर राज्य सरकार को करना चाहिए। इसी क्रम में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। चलिए अब आपको एक और शानदार खबर दे देते हैं। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकता देने का फैसला किया है। गुजरात के 2 जिले में रहने वाले ऐसे लोगों को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। इसके बाद जिला स्तर पर कलेक्टर इसका वेरिफिकेशन करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन के साथ कलेक्टर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजेगा। पूरी प्रक्रिया के बाद संतुष्ट होने पर कलेक्टर उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे और इसका प्रमाण पत्र भी जारी होगा। पंजाब के फरीदकोट के एक छोटे से गांव साहोके में आर्मी के एक रिटायर्ड जवान गुरदीप सिंह ने नौजवान लड़के और लड़कियों को सेना में भर्ती होने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग दे रहे हैं। गुरदीप जो सिंह है वो अपने पेंशन के पैसों से इन युवाओं के भविष्य को मजबूत करने और संवारने में जुटे हुए हैं। क्या ये पूरा मामला है, रिपोर्ट में समझिए। एक मैदान, कहीं वार्म अप हो रहा है, कहीं लोग पुशअप लगाते नजर आ रहे हैं, कहीं दौड़ने का अभ्यास किया जा रहा है, कहीं खड़ी रस्सी पर चढ़ाई हो रही है, तो कहीं शरीर को फौलाद बनाने की हो रही है कवायद। और जब शरीर थककर चूर हो जाए तो एनर्जी के लिए दूध, बादाम, केला और चना हाजिर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये आखिर हो क्या रहा है। दरअसल पंजाब के फरीदकोट के एक छोटे से गांव साहोके से ये तस्वीर सामने आई है, जहां ये नौजवान लड़के लड़कियां सेना में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाई जंप लगाਉਂਦਾ भाई, लॉन्ग जंप। हम यहाँ लॉन्ग जंप, हाई जंप की प्रैक्टिस करते हैं। मुझे यहाँ आने के बहुत फायदे हो रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे यूनिटी और डिसिप्लिन। यहाँ डाइट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्ट करवाई है, बिल्कुल फ्री, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ जी, डाइट भी मतलब फुल सपोर्ट करते हैं सर। आसपास के 22 गांव के नौजवान लड़के लड़कियों का ग्रुप यहाँ ट्रेनिंग लेने आता है। 4 घंटों की कड़ी ट्रेनिंग का दौर सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। देश सेवा करने का ये जुनून इनके सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि इसी मिट्टी के जरिए उन्हें अपने भविष्य की मजबूत बुनियाद जो रखनी है। और ये सब संभव हुआ है आर्मी के रिटायर्ड फौजी गुरदीप सिंह के बदौलत। ट्रेनिंग करने से बच्चा भी बोर हो जाता है, एक ही ग्राउंड इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए मैं बदल बदल के कभी इनको, यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है बड़ी पंजगराई। बड़ी पंजगराई में हम ट्रायल लगाने जाते हैं, कुछ ट्रेनिंग उधर देते हैं, कुछ इधर सरकारी अस्पताल है जो हमारा साव के गांव का है, उधर है, तो कुछ इधर अपने घर पे देता हूँ ट्रेनिंग। गुरदीप सिंह इन बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इनके पास जो बच्चे आते हैं उनकी माली हालत ठीक नहीं है।
ऐसे में वो ट्रेनिंग की फीस और अच्छी डाइट के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। लिहाजा गुरदीप सिंह इनसे कुछ नहीं लेते, बदले में उन्हें देश पर मर मिटने का जज्बा देते हैं। कंटिन्यू बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जितने भी बच्चे बैठे हैं, आज तक कोई भी एक भी बच्चा बोल दे भी भाई साहब ने हमारे से रनिंग करवाने का एक भी पैसा लिया तो मैं देनदार हूँ। किसी बच्चे से ट्रेनिंग करवाने का एक भी पैसा नहीं लेता और फ्री ट्रेनिंग देता हूँ। इसके जितना भी हो सकता है मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। जो कई बच्चे ऐसे जो गरीब घर से हैं, जो कुछ नहीं ले सकते, किसी को बादाम दे दिए या किसी को ज्यादातर काले छोले देते हैं लेके। किसी से पैसे नहीं लेते, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी। बहुत नेक काम है। महज 17 साल की उम्र में ये फौज में भर्ती होने वाले गुरदीप सिंह नौकरी के दौरान साल 2000 में गांव के जरूरतमंद परिवार के बच्चों को सेना की ट्रेनिंग देने से इसकी शुरुआत की थी। लेकिन 2013 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इसे अपना पेशा बना लिया। अब तक वो हजारों युवकों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिनमें 600 से ज्यादा छात्रों का चयन भारतीय सेना में हो चुका है, और जबकि कई नौजवान अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रेम पासी, फरीदकोट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में हवा लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि हवा में कुछ सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण अब भी बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि धीमी हवा और पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से स्थिति बद से बदतर हो सकती है। ऐसे में सरकार और प्रशासन ने तो सख्ती अख्तियार करते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है, लेकिन लोगों को भी कुछ सावधानियां और नियंत्रित जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में दम घोटू प्रदूषण का कहर जारी है। हवा की सुस्त रफ्तार की वजह से प्रदूषण जस का तस बना हुआ है। एयर क्वालिटी लगातार खराब से बेहद खराब की ओर बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में गिरती एयर क्वालिटी को लेकर सरकार के साथ साथ प्रशासन भी अब सख्ती पर उतर आया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसका साफ मतलब ये है कि प्रदूषण संकट को कम करने के लिए पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया गया है। ग्रैब के तीसरे चरण के तहत क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। स्टेज 3 पर क्या क्या लगी है पाबंदियां। हर दिन सड़कों की सफाई हो रही है, साथ ही पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। अस्पताल, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसे कुछ जगहों को छोड़कर पूरे दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटी बंद हो गई है। ईंधन पर नहीं चलने वाली इंडस्ट्रियां भी बंद हो गई हैं। मिल्क डेयरी यूनिट, दवा और मेडिकल बनाने वाली इंडस्ट्रियों फैक्ट्रियों को छूट रहेगी। दिल्ली एनसीआर में अब माइनिंग भी बंद हो चुकी है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल पर चलने वाली कारों को लेकर प्रतिबंध लग सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि हवाएं आने वाले दिनों में पराली का धुआं लेकर दिल्ली आ सकती हैं, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का लेवल 400 से 500 तक पहुंच सकता है। इसका मतलब हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगा। इसी खतरे को देखते हुए ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार तो कई कदम उठा ही रही है, लेकिन आम लोगों को भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। आम लोग अपना ख्याल कैसे रखें? सुबह शाम सैर पर जाने से बचें। बगैर जरूरत के घर से बाहर न निकलें। घर में ही योग प्राणायाम करें। खिड़की दरवाजे बंद रखें। मास्क का इस्तेमाल करें। घर में एयर प्यूरिफायर लगवाएं। सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर को दिखाएं। जाहिर है सरकार की सख्ती और लोगों का खुद पर नियंत्रण ही बढ़ते प्रदूषण को हरा सकता है। ये सख्ती इसलिए भी जरूरी है ताकि दिल्ली की हवा और जहरीली ना होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कि आपके कानून की खबर की बात कर लेते हैं। बीमा से लेकर रसोई गैस खरीदने, बिजली सब्सिडी लेने, दिल्ली एम्स में दिखाने सहित कई नियम आज से बदल गए हैं। आज से रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या बदलाव हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नवंबर का महीना शुरू हो गया है। आज से कई अहम बदलाव शुरू हो गए हैं।
गुड न्यूज ये है कि इनमें ज्यादातर वो नियम शामिल हैं जो आम लोगों की सुविधा बढ़ाने वाले हैं। आखिर आज से रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलने वाला है, उसे समझिए। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बाद अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। गैस की डिलीवरी के समय ओटीपी बताना होगा, तभी गैस मिलेगी। ओटीपी के जरिए ये गैस की सुविधा इसलिए दी जा रही है जिससे किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोका जा सके। बीमा नियामक एडा ने गैर जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने पर केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अब तक ये केवल जीवन बीमा के लिए अनिवार्य था और गैर जीवन बीमा जैसे स्वास्थ्य और वाहन बीमा में 1 लाख रुपए से अधिक के क्लेम्स की स्थिति में ही जरूरी था, लेकिन आज से ये सबके लिए अनिवार्य हो गया है। वहीं आज से दिल्ली एम्स के किसी भी विभाग में नया ओपीडी कार्ड बनवाने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब तक नए कार्ड के लिए 10 रुपए का शुल्क लगता था, जिसे अब खत्म करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा आज से दिल्ली एम्स में यूजर चार्जेस भी नहीं होंगे, यानी इस नए नियम के तहत एम्स में मरीजों से लिए जाने वाले 300 रुपए तक के उपभोक्ता शुल्क यानी यूजर चार्जेस को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी में भी बदलाव कर दिया है। दिल्ली में बिजली सब्सिडी का नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत जिन लोगों ने बिजली पर सब्सिडी के लिए पंजीकरण नहीं कराया, उन्हें आज से ये सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी। यानी अगर आप महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी मुफ्त में 200 यूनिट मिलेगी। वहीं पेट लवर्स के लिए भी अच्छी खबर है। आज से आकाशा एयर विमान में यात्री अपने पालतू जानवर को भी ले जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुभ समाचारों में हम आपकी मुलाकात उन लोगों से कराते हैं जिनकी छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं पाली, जहां एक चाय वाले ने वो कर दिखाया है जो पर्यावरण के लिए बेहद अहम और महत्वपूर्ण है। इस चाय वाले ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चलाई है और मुहिम की हर कोई तारीफ कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। एक चाय वाले की मुहिम रंग ला रही। नाम है कांजी चाय वाले। सिंगल यूज प्लास्टिक से गांव को बचाने की कवायद। ठेले, सब्जी, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे जो रिसाइकिल यूज नहीं हो सकता, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके मैं काम कर रहा हूँ, जिससे जल, जमीन और जंगल को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जिसमें जानवर सबसे ज्यादा, पशुओं को नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही अपने धरती, जो प्लास्टिक अपनी धरती को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है और उसका भूतल, पानी का स्तर को कम कर रही है। जिससे होने वाले नुकसान को देखते हुए हमारी इस टीम ने एक मुहिम चालू की है। सुना आपने कांजी चाय वाले क्या कह रहे हैं? ये जो आप प्लास्टिक का ढेर देख रहे हैं, ये किस कदर खतरनाक है, समझ ही गए होंगे। यही वजह है कि कांजी चाय वाले एक एनजीओ की मदद से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, ताकि इससे होने वाले नुकसान को रोका जा सके। 25 रुपए किलो के हिसाब से मैं प्लास्टिक खरीदता हूँ और उसको आगे कुछ न कुछ छोटे मोटे रिसाइकलिंग प्रोसेस में काम कराता हूँ। लोगों को 2 रुपए का रोजगार भी देता हूँ और उनको उनकी जागरूकता भी देता हूँ और अपना बिशनपुर गांव और आसपास का पूरा टूरिज्म एरिया साफ सुथरा रहे। इसी बात को लेके हमने ये मुहिम लागू की है। पानी की बोतल में प्लास्टिक की थैली भरकर उसे स्टूल की तरह इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। पेड़ पौधे के आसपास सुरक्षा की दीवार बनाने के काम में लाया जाता है, जिससे दीवार में ईंट कम इस्तेमाल होती हैं। कांजी चाय वाले इस तरह एक तीर से कई सार्थक निशाने साध रहे हैं। इसमें इनके परिवार के साथ ही कुछ बुद्धिजीवियों का भी साथ मिल रहा है। और निश्चित रूप से यह अभियान आगे चलना चाहिए और बिशनपुर को इन्होंने प्लास्टिक मुक्त किया है। तो मैं सुमेरपुर क्षेत्र में भी जनता से निवेदन करूंगा कि इस तरह के अभियान को आप अपनाएं और अपना करके ये मोदी जी के जो प्लास्टिक मुक्त भारत का जो सपना है उसे पूरा करें। राजस्थान के पाली जिले के जवाई बांध में जल संरक्षण की भी कोशिश की जा रही है, ताकि बारिश के जमा पानी से पशु पक्षियों की प्यास बुझ सके। एक छोटे से गांव में जहां ना बस की सुविधा है ना रेल की, वहां कांजी चाय वाले वक्त निकालकर एक नए कार्य में जुटे हुए हैं। इसकी जितनी तारीफ की जाए शायद कम होगी। राजस्थान के पाली मारवाड़ से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इंसानों के रेस्क्यू की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, तो चलिए अब आपको एक बंदर का रेस्क्यू दिखाती हैं। तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद के
मुरादनगर के गंगनहर की है, जिनमें ये बंदर गिर गया और उसके बाद क्या हुआ खुद देखिए। कभी भोले बाबा की शरण में, कभी हनुमान जी की शरण में। इन दोनों तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये शिव और हनुमान भक्त बंदर है। इस तस्वीर में बंदर के पोज को देखकर तो साफ साफ यही लगता है कि ये हनुमान जी के चरणों में बैठकर उनकी पूजा अर्चना कर रहा है। जैसे किसी मुसीबत में भक्त को सीधा भगवान का स्मरण होता है, ठीक उसी तरह लग रहा है जैसे ये बंदर हनुमान जी से पूरे भक्ति भाव से मनोहार कर रहा हो कि वो उसे संकट से उबार ले। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर के गंग नहर में ये गिर गया था। पानी के बहाव के साथ ही ये गंग नहर के बीच में पहुंच गया, जहां महादेव और हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। गंग नहर के बीच में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा बंदर के लिए सहारा बन गई। वो प्रतिमा के किनारे को पकड़कर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटा रहा। बताया जा रहा है कि रात भर बंदर इसी तरह हनुमान जी की प्रतिमा से लिपटकर बैठा रहा। सुबह होने पर आसपास के लोगों के साथ ही वहां तैनात पुलिसकर्मी की नजर इस बंदर पर पड़ी और फिर इसे हनुमान प्रतिमा के पास फंसा देखकर बचाने की कवायद शुरू हुई। एक नाव के जरिए बंदर का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसे बचाने के मकसद से जब पकड़ने की कोशिश की गई तो ये छिटक कर बचने की कोशिश करने लगा। हालांकि नाव पर सवार पुलिसकर्मी ने एक कपड़े की मदद से बंदर को पानी में स्थित हनुमान प्रतिमा के पास से बाहर निकाल लिया। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।